हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। हम इसमें देखेंगे कि डायमेंशंस क्या होता है पहले, उसके बाद देखेंगे इसके एप्लीकेशंस। अभी डायमेंशंस कंसेप्ट ही हम क्यों लेके आए पहले उसको समझते हैं। देखिए, सपोज हम मार्केट गए और 1 kg चीनी लेके आए, मतलब 1000 ग्राम, मिलीग्राम में बताओ, सेंटीग्राम में बताओ, तो बहुत सारी यूनिट हो सकती है मास की। वैसे ही लेंथ की बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं। इसमें कंफ्यूज ना हो तो हम एक डायमेंशन लेके आए। क्या होता है डायमेंशन, उसको देखते हैं अभी। हम एक डायमेंशन लेके आए, लेंथ का हमने कहा l, मास का हमने कहा m, टाइम का t। तो इसने हमें समझने को इजी कर दिया। कैसे इजी कर दिया वो सब अभी समझ में आएगा। तो पहले देखते हैं डायमेंशंस और उसके बाद देखेंगे एप्लीकेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डायमेंशंस का कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद देखेंगे इनके एप्लीकेशंस। तो अपना फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर नोट करिए, डायमेंशंस। ये आपका फर्स्ट टॉपिक आएगा इसमें, डायमेंशंस। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या होते हैं इसको समझते हैं। कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, उनके बिटवीन डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लेंथ। लेंथ क्या है हमारी, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। अगर किसी भी सरफेस के एरिया की बात करें, जैसे ये रेक्टेंगुलर सरफेस, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। जो ऊपर रेक्टेंगुलर सरफेस दिख रही है, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये ब्रेथ क्या है, ब्रेथ भी लेंथ ही तो है। एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ भी लेंथ है। जैसे इस क्यूबॉइड की हाइट बताइए तो आप हाइट इसको कहेंगे, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे प्लेस कर दूं तो अब आप हाइट इसको बोलेंगे, जिसको पहले आप लेंथ बोल रहे थे। तो ब्रेथ या हाइट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या रेडियस, ये सब लेंथ ही तो है। तो लेंथ के नेम अलग अलग हैं, हमने अपनी जरूरत के हिसाब से इनके नेम अलग अलग कर दिए, लेकिन हैं सब लेंथ। तो एरिया जो हम देखें, इसमें लेंथ कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। तो हम ये कहेंगे एरिया के पास 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेंथ की। एरिया हैज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथ। वहीं अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, क्यूबॉइड की, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ हाइट भी लेंथ है, तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम के पास कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेंथ की, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स 3 हैं लेंथ की। एरिया के पास 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेंथ की। लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की, इसी को हम डायमेंशंस कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि एरिया के पास 2 डायमेंशंस हैं लेंथ की। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्हीं को डायमेंशंस कहते हैं। एरिया के पास कितने डायमेंशंस हैं लेंथ के, 2 डायमेंशंस। वहीं वॉल्यूम के पास 3 डायमेंशंस हैं लेंथ के। वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड एरिया हैज 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ। लेंथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। कोई फंडामेंटल क्वांटिटी किसी फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइम्स आई है, वो उसके डायमेंशंस हो गए। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं हम डायमेंशंस को, अब उसको देखते हैं। ओके, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको नोट करिए। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच fundamental quantities must be raised to represent that quantity completely। मतलब सिंपल, किसी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइम्स आई है, वो उसके डायमेंशंस हो गए, जैसे इससे पहले बताया मैंने। ठीक है, तो हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके हमने डायमेंशंस बनाए। पहले लेंथ की, अगर हम लेंथ की बात करें, डायमेंशंस ऑफ लेंथ। देखिए, लेंथ की यूनिट बहुत सारी हो सकती हैं, किलोमीटर, मीटर, ऐसा यूनिट बात करें तो मीटर, सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट मीटर होती है। लेकिन सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, ऐसे ही मिलीमीटर, डेकामीटर, ऐसे बहुत सारी यूनिट हो सकती है, जो कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन हम डायमेंशंस का कंसेप्ट लेके आए, तो हमने कहा लेंथ के डायमेंशंस, कोई भी लेंथ हो उसको बस एल से शो कर दो। तो डायमेंशन ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, स्क्वायर ब्रैकेट, और लेंथ को शो करना है तो एल, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट एल, मतलब लेंथ के डायमेंशंस। ठीक है, अगर बात करें मास के डायमेंशंस, तो मास के डायमेंशंस हो गए एम। टाइम के डायमेंशंस की बात करें तो टाइम के डायमेंशंस हैं टी, ऐसा
स्क्वायर ब्रैकेट टी, ये टाइम के डायमेंशन हो गए। ठीक, अगर बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर टी से नहीं शो कर सकते थे क्योंकि टी तो टाइम में आ गया, तो टेम्परेचर का डायमेंशन इसके एसआई यूनिट केल्विन से निकाला के। ठीक है, अब बात करें डायमेंशंस इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका डायमेंशन हो गया एसआई यूनिट से निकाला फिर से स्क्वायर ब्रैकेट में ए। ठीक, इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका डायमेंशन सी डी, एसआई यूनिट कैंडेला, याद करिए। और इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके डायमेंशन MOL। तो ये जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनके डायमेंशंस हैं। तो फिर से डायमेंशन का कंसेप्ट क्यों लेके आए, क्योंकि ये चीज़ों को समझने में इजी करता है। यूनिट बहुत सारी हो सकती है लेकिन डायमेंशन एक ही होता है, लेंथ का डायमेंशन L, यूनिट कुछ भी हो, लेंथ का डायमेंशन L लिखना है। देखो अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा हम क्या बात करने वाले हैं। डायमेंशन फिर हम देखेंगे इनकी एप्लीकेशंस क्या है, इसकी एप्लीकेशंस 3 एप्लीकेशंस आएंगी, लेकिन पहले इसका कंसेप्ट समझिए। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। ठीक है, लेंथ, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट, अब उनकी डायमेंशंस। अब देखते हैं जो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज आएंगी उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताएगा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार आई है। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए, फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर्म करते हैं। तो पहले तो इसको नोट करो। ओके, कुछ क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेटअप करते हैं। यहाँ पे उनकी एसआई यूनिट लिखेंगे। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला की जरूरत है लेकिन एसआई यूनिट भी आपको ध्यान में रहेगी, इसलिए एक कॉलम ये भी बना लीजिए, टेबल बना लीजिए। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं दुनिया में, लेकिन जैसे जैसे आप क्लास 11th में 12th में फॉर्मूला पढ़ते जाएंगे, उनके बारे में स्टडी करते जाएंगे, तो आप अपने आप डायमेंशनल फॉर्मूला सेटअप कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आपको ज़रूरत है वो है जो अभी तक आपने पढ़ा उन क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला, अभी उनका ही देखेंगे। पहले बात करते हैं एरिया की। फॉर्मूला तो आना चाहिए। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ भी लेंथ ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं लेंथ इसमें कितना टाइम, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, तो लेंथ इसमें कितना टाइम्स आया, 2 टाइम्स, सो L इंटू एल मीन्स L2। तो इसके डायमेंशंस ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे, और ये L2, लेंथ इसमें 2 टाइम्स आया। ठीक, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, L2, लेंथ कितने टाइम्स आया इसमें, 2 टाइम्स। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसमें इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। जनरली जो आपको बुक्स में मिलेगा वो ऐसा फॉर्म में मिलेगा। इसमें मास 0 है, मास से कोई रिलेशन नहीं है एरिया का, लेंथ L2 एंड T 0, तो ऐसा भी इस फॉर्म में इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए लिखते हैं कि हमें पता चले कि ये जो हम क्वांटिटी बताने जा रहे हैं, जैसे इस केस में एरिया, उसका मास और टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो M0 T0 ऐसा भी इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब लेंथ इसमें कितना टाइम्स आया, तीनों लेंथ ही है 3 टाइम्स, सो L3। तो इसके डायमेंशंस क्या हो गए, M0, L3 भी लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, सिंपल L3 लिख के छोड़ दीजिए, वो भी करेक्ट है, लेकिन ऐसा भी लिख सकते हैं M0 L3 T0। ठीक है, वॉल्यूम की एसआई यूनिट मीटर क्यूब, वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या हुआ, तीनों मीटर ही है, तीनों लेंथ ही है, मीटर 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 क्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं डेंसिटी की। इजी है, समझ में आ जाएगा, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में इसको शो करना है। अच्छा एक और चीज देखिए, जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम का डायमेंशंस क्या है, तो ऐसे ब्रैकेट में दिखा दीजिए, एरिया के डायमेंशंस क्या है, ऐसे ब्रैकेट में दिखा दीजिए। तो अगर मैंने ब्रैकेट लगा दिया ए के बाहर, इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे समझ जाते हैं, वरना सिंपल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हमें डायमेंशन चाहिए। डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास के डायमेंशंस m, वॉल्यूम के L3, इसको ऊपर लेके जाइए, क्या हो जाएगा, ml-3, तो सिंपल ml-3। क्या यूनिट होगी ऐसा यूनिट डेंसिटी की, ये है किलोग्राम, ये है मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, स्पीड की बात करते हैं। स्पीड या वेलोसिटी एक ही बात है, स्पीड और वेलोसिटी डायमेंशन एक ही जैसे होते हैं दोनों के। तो स्पीड का फॉर्मूला
डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस का L डिस्टेंस लेंथ ही तो है, L अपॉन टाइम का T, तो कितना हो गया, इसको ऊपर लेके जाओ, LT माइनस वन, LT माइनस वन। ये डायमेंशन आ गए किसके, स्पीड या वेलोसिटी, दोनों के डायमेंशन एक जैसे होंगे, ठीक है, LT माइनस वन है, ठीक हो गया, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक। इजी है, डायमेंशंस बहुत इजी है, आ जाएगा, देखो बनाते रहते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी का SI यूनिट LT माइनस वन अपॉन टाइम T, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी का डायमेंशन LT माइनस वन, टाइम का T, T को ऊपर लेके जाइए, T माइनस वन ऑलरेडी है, ये भी T माइनस वन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, LT माइनस टू, एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT माइनस टू। इसका ऐसा यूनिट ये हो गई मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट। अब बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज याद करिए फॉर्मूला, सर हम भूल गए, कोई बात नहीं, 11th में फिर से आएगा, भूल गए तो। मोमेंटम का क्या होता है फॉर्मूला, मोमेंटम का होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का जो डायमेंशंस बनेंगे, ऐसे फिर से डायमेंशन ऐसे शो कर सकते हैं, सिंपल भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मोमेंटम ऐसे ब्रैकेट मतलब डायमेंशंस फाइंड करने हैं। क्या होता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मास के m, वेलोसिटी का LT माइनस वन, मास का m, वेलोसिटी LT माइनस वन, तो कितना हो गया इसका MLT माइनस वन, ये इसके डायमेंशंस हो गए, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, मास की किलोग्राम और वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स की अगर बात करें, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फॉर्मूला पढ़ा है आपने न्यूटन सेकंड लॉ से, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का m, एक्सेलरेशन का LT माइनस टू, तो कितना हो गया MLT माइनस टू, MLT माइनस टू। ये डायमेंशनल फॉर्मूला सेटअप कर रहे हैं हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का। इसकी ऐसा यूनिट बताइए न्यूटन, सिंपल, ठीक है। वर्क की बात करें, वर्क एनर्जी की बात करें, एक ही बात है, एनर्जी ही वर्क है, ठीक है। तो वर्क या एनर्जी, इसके डायमेंशंस क्या होंगे, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के क्या हो गए डायमेंशंस MLT माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट के L, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ये L, तो कितना हो गया, L वन था, L यहाँ भी वन है, वन प्लस वन टू, तो ML2T माइनस टू, तो वर्क और एनर्जी के डायमेंशन सेम, ML2T माइनस टू। यूनिट क्या होती है वर्क या एनर्जी की, जूल, ठीक है। पावर की बात करें, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर। वर्क डन के डायमेंशंस ML2T माइनस टू अपॉन टाइम का T, ये T ऊपर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा ML2T माइनस थ्री, तो इसको नोट करते हैं यहाँ पे ML2T माइनस थ्री, डायमेंशंस ऑफ वर्क या सॉरी डायमेंशंस ऑफ पावर ML2T माइनस थ्री, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन का ML2T माइनस टू अपॉन टाइम T, ऊपर लेके जाओ T माइनस वन मतलब माइनस थ्री। पावर का SI यूनिट वॉट, W, ठीक है। एंगल की बात करें, अब देखिए क्या ऐसा हो सकता है कि किसी क्वांटिटी की यूनिटों पर डायमेंशंस ना हो, यस इट इज पॉसिबल। एंगल, इसको देखो, एंगल की अगर बात करें, एंगल क्या होता है, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है, आर्क क्या है, आर्क क्या है, लेंथ, रेडियस भी क्या है, लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ, तो डायमेंशंस क्या बनेंगे, कुछ भी नहीं। तो एंगल हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसके डायमेंशंस नहीं होते हैं, डायमेंशनलेस। ये लेंथ है, ये लेंथ है, दोनों लेंथ हैं, तो कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है एंगल। लेकिन एंगल का यूनिट हमने पढ़ा है, ऐसा यूनिट क्या होता है, याद करिए, रेडियन, रेडियन। तो एंगल का यूनिट तो होता है लेकिन इसके डायमेंशंस नहीं है। वहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। जैसे साइन थीटा की बात कर लें, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो दोनों जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, साइन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, साइन थीटा में, कॉस थीटा में, टेन थीटा में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही लेंथ हैं। जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दोनों ही लेंथ हैं, दोनों ही लेंथ है, तो इसके भी डायमेंशंस क्या होंगे इसकी तरह, कुछ भी नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये भी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं, और इनकी यूनिट क्या होती है, यूनिट नहीं होती है। यूनिट कहाँ होगी, अगर दोनों ही लेंथ हैं तो यूनिट नहीं होगी, सर इसमें भी तो दोनों ही लेंथ हैं, लेकिन इसकी यूनिट रेडियन हम लेते हैं एंगल की, ठीक है, याद है, पहले भी बताया था मैंने जब हमें स्टार्टिंग में किया था ये वाला चैप्टर, ठीक है। खैर फिर से हमें डायमेंशन से डील करना है, तो डायमेंशन
फॉर्मूला हम देख रहे थे कुछ क्वांटिटीज का, इसके अलावा और भी क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उनको स्टडी करेंगे वैसे आपको आता जाएगा, बहुत ईजी है। तो कैसे शो करना है इनका डायमेंशनल फॉर्मूला, कैसे बताना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में एरिया का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दोनों ही लेंथ है तो L2 ही लिखते सिंपल, इट इज ऑल्सो करेक्ट। मैंने लिखा M0 L2 T0, तो M0 L2 T0 क्या बता रहा है कि मास से कोई रिलेशन नहीं है, टाइम से कोई रिलेशन नहीं है एरिया का, ठीक है। ये डिफरेंट क्वांटिटीज का डिफरेंट डायमेंशन आए, एंगल के डायमेंशन नहीं होते हैं, डायमेंशनलेस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये भी डायमेंशनलेस हैं, ठीक हो गया। अभी देखो ये इंपॉर्टेंस देखो इसकी, क्या इंपॉर्टेंस है इन डायमेंशंस की, ये देखिए, इसको टेबल को बनाना, आप इस टेबल को नोट करना इंपॉर्टेंट है, साथ में मैंने असाइनमेंट का भी कनेक्शन बताया, लेकिन देखिए जरा इसकी इंपॉर्टेंस देखिए, बड़ी जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं मैं इसकी इंपॉर्टेंस। अगर वर्क की बात करें या एनर्जी की बात करें, एनर्जी की ही बात करता हूं, वर्क एनर्जी दोनों ही की है, वर्क की बात करता हूं, तो इसके डायमेंशंस हैं ML2 T-2। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग देखना, इसका मीनिंग है कि वर्क मास पे डिपेंड कर रहा है। क्या ये सही बात है, करता है क्या, बिल्कुल करता है। कैसे, मुझे एक ब्लॉक है, यहां पे एक ब्लॉक है 100 kg का, मुझे इसको स्लाइड करके यहां से यहां डिस्प्लेस करना है d डिस्टेंस पे, तो कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। यहां से यहां तक इसको डिस्प्लेस करने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर ये 100 के प्लेस पे 200 kg का आ जाए तो अब क्या ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, यस। तो देखिए वर्क मास पे डिपेंड कर रहा है, मास इंक्रीज कर तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ये डायमेंशन से पता लग रहा है डायरेक्ट कि m मास पे डिपेंड कर रहा है, यही डायमेंशन का एक और इंपॉर्टेंस है। वर्क क्या लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, यस। आपको इसको ज्यादा डिस्टेंस तक लेके जाना है और दूर लेके जाना है तो और ज्यादा वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक। L पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर इसको 2 टाइम्स इंक्रीज कर दो तो वर्क को 4 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। डिपेंडेंस देखिए L स्क्वायर, ठीक है, कि टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, यस टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन T-2 है, मतलब टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझना जरा अच्छे से। अगर आपको टाइम को डिक्रीज करना है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है T-2, मतलब डिनोमिनेटर में, इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको टाइम 2 टाइम्स डिक्रीज करना है, 2 टाइम्स डिक्रीज करना है टाइम को, यहां से यहां तक लेके जाने में जो टाइम लग रहा है उसको 2 टाइम्स डिक्रीज करना है, तो आपको वर्क को कितना टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स आपको वर्क को इंक्रीज करना पड़ेगा, इसको टाइम को 2 टाइम्स डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि स्क्वायर है 2 to 4 हो जाएगा, तो वर्क को 4 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा। खैर इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, अभी सिंपल समझिए। डायमेंशंस आपको बता रहे हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी आप डायमेंशंस देख रहे हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन देख रहे हैं, उनका डिपेंडेंस किस पे है, तो मास पे, लेंथ पे, टाइम पे। वहीं अगर जैसे इसके एरिया की बात करें तो ये बता रहा है कि मास और टाइम पे इसका डिपेंडेंस नहीं है, बस लेंथ पे है, होता भी है। तो ये डायमेंशन का इंपॉर्टेंस आपको डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि किस में डिपेंडेंस है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एप्लीकेशंस करेंगे इसके बाद, लेकिन एप्लीकेशन से पहले देखते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डायमेंशन से रिलेटेड, विच इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसको नोट करिए पहले। ओके, नेक्स्ट टॉपिक नोट करिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये क्या होता है, क्या है ये प्रिंसिपल, आ जाएगा समझ में, ठीक है। सपोज मैंने आपके लिए कहा कि एक सिंपल एडिशन देता हूं मैं आपको, आप बताना आंसर कितना आ रहा है। सर ये तो बहुत सिंपल है, छोटे बच्चों की तरह। देखते हैं, 2 kg और 5 मीटर को ऐड करिए और बताइए क्या आ रहा है। 2 kg और 5 मीटर को ऐड करके सर ये आएगा 7 kg मीटर। नहीं, ऐसा क्यों आएगा, ये ऐड कर सकते हैं क्या आप, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है, एक मास है एक लेंथ है। मास और लेंथ को ऐड कैसे कर सकते हो, दोनों तो अलग अलग है। मैंने कहा 5 न्यूटन और 10 जूल को ऐड करिए, क्या बताइए क्या आता है, ये भी ऐड नहीं हो सकते। एक फोर्स है और एक एनर्जी, ऐड कैसे होंगे। अब मैंने कहा 5 kg और 2 kg को ऐड करिए, अब बताइए। सर ये सिंपल है, दोनों ही मास है, ऐड हो सकते हैं, 7 kg आंसर आएगा, बिल्कुल ठीक आएगा। मैंने कहा 5 न्यूटन और 10 न्यूटन फोर्स है, इनको ऐड करिए, कितना आएगा 15 न्यूटन, बिल्कुल ठीक, ये दोनों ठीक है। मैंने कहा 5 kg और 2 kg को माइनस करिए, कितना आएगा 3 kg। मैंने कहा 5 kg और 2 मीटर को माइनस करिए, कितना आएगा पता नहीं, हो ही नहीं सकता। तो सिंपल ये है, बातें समझिए। देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं यहां से, कि आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन तब कर सकते हैं जब दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी सेम हो। आप
मास और लेंथ इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कब हो सकता है? जब दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी सेम हो। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमो मींस सेम, सेम। अगर डायमेंशंस वाइज बोलें, डायमेंशंस वाइज, तो आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन तब कर सकते हैं जब दोनों ही या तीनों ही फिजिकल, कितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तब कर सकते हैं जब सबका डायमेंशन सेम हो। डायमेंशंस क्या हो? सेम। फिजिकल क्वांटिटी सेम होने का मतलब, देखिए इसका डायमेंशन क्या आएगा? मास का डायमेंशन m, यहां भी डायमेंशन क्या है? m। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब डायमेंशंस सेम हो। तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए दो अलग अलग फॉर्म में इसको लिख सकते हैं इस प्रिंसिपल को। पहली फॉर्म, फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, पहले सिंपल फॉर्म जो आपको समझ में आ जाए, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड if they have same dimensions। उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी किया जा सकता है जब उनका डायमेंशन सेम हो। समझ रहे हैं? जब डायमेंशन सेम होगा तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। 5 kg 2 ग्राम, 5 kg और 2 ग्राम को ऐड करिए, दोनों का डायमेंशन क्या है? m। इनका एडिशन किया जा सकता है। सर कैसे होगा? 1 kg 1 ग्राम है तो ग्राम को kg में, kg को ग्राम में कर सकते हैं, कन्वर्ट वो अलग चीज है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। डिफरेंट डायमेंशन वालों का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इसकी सिंपल फॉर्म हो गई। ठीक है, इसको ऐसे भी समझिए, ये तो हमें क्लियर हो गया सर। अब थोड़ा फिजिक्स वाइज चलते हैं, थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखो आपके पास एक इक्वेशन दी मैंने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपने पढ़ी है क्लास 9 में, है ना, काइनेमेटिक्स में। अब देखिए ये एडिशन ही तो हो रहा है, u और ए टी का एडिशन, और ये हमें प्रोडक्ट मिल रहा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये स्पीड है, इसके डायमेंशंस स्पीड के होंगे lt माइनस 1, ये भी स्पीड के डायमेंशंस रखता है lt माइनस 1, at भी स्पीड के डायमेंशन रखेगा lt माइनस 1। मतलब जितने भी टर्म, कोई भी इक्वेशन आपके पास आ जाए, कोई भी इक्वेशन आपके पास आ जाए, उसमें सभी टर्म के डायमेंशंस सेम होंगे। जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ऐसी इक्वेशंस। तो कोई भी इक्वेशन आपके पास हो, कोई भी, फिर से ध्यान से सुनना, कोई भी इक्वेशन आपके पास हो, उसमें सभी टर्म के डायमेंशंस सेम होंगे, दोनों साइड। जो यहां इस टर्म का डायमेंशन है वो इस टर्म का भी होगा, वो इस टर्म का भी होगा, तभी तो एडिशन हो रहा होगा, तभी तो सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और डायमेंशंस इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन on both sides, dimensions of each term of an equation on both sides are same, वो सेम होते हैं। जितने भी टर्म किसी भी इक्वेशन में है तो दोनों साइड डायमेंशंस सेम होंगे सभी टर्म्स के। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, इन तीनों के डायमेंशन सेम होंगे, और इस केस में किसके हैं? वो वेलोसिटी के। ठीक, जैसे एक फॉर्मूला मैं देता हूं आपके पास, कोई भी एक फॉर्मूला बना लेते हैं, f इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी। ये एक इक्वेशन है आपके पास। ये क्या है? फोर्स। तो इसके डायमेंशन भी किसके होंगे? फोर्स के। क्या होते हैं फोर्स के डायमेंशन? mlt माइनस 2। इसके भी डायमेंशन किसके होंगे? फोर्स के, mlt माइनस 2। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमो मीन सेम। तो समझ में आ गया होगा आपको कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। ठीक है, इसके बेस पे कुछ छोटे छोटे देखो क्वेश्चंस कर लेते हैं, तब आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने सपोज आपको दे दिया, मैंने आपको दिया कि फोर्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी। ठीक है, ऐसा। और यहां पे ये फोर्स है, x डिस्प्लेसमेंट है, x इज व्हाट? सपोज x इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम। t टाइम है, f फोर्स है और x डिस्प्लेसमेंट है। तो मैंने कहा आपसे फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b, a और b के डायमेंशंस फाइंड करो। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करिए। जो डायमेंशन फोर्स के होंगे वो ax स्क्वायर के भी होंगे। तो डायमेंशंस ऑफ ax स्क्वायर इट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2। ओके, ठीक है। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स, सो L2। सो a इज इक्वल टू, ये L2 नीचे आ जाएगा, मैं यहां ले गया इसको,
ml t माइनस टू अपॉन L2। L2 कहाँ से आया? ये डिस्प्लेसमेंट का। L2 को ऊपर ले जाइए -1, तो कितना बन जाएगा? ml माइनस वन टी माइनस टू, ये बन जाएगा। तो A के डायमेंशंस आ गए ml-1 t माइनस टू। अब B के डायमेंशंस फाइंड करते हैं। तो BT के जो डायमेंशंस होंगे, BT के जो डायमेंशंस होंगे वो किसके डायमेंशंस होंगे? फोर्स के। इसके डायमेंशन के इक्वल, फोर्स के इसके इक्वल। तो BT के डायमेंशंस भी फोर्स के इक्वल ml t माइनस टू। ठीक है, T टाइम है, इसके डायमेंशन T को मैं यहाँ ले गया, ये हो जाएगा आपके B के डायमेंशंस कितने आ जाएंगे फिर? ये T ऊपर निकल गया, ml t माइनस थ्री, ये B के डायमेंशंस आ गए। ऐसा आप कर सकते हैं, ml t माइनस थ्री। समझ में आया? ठीक है, एक और कर लेते हैं, देखो इसमें और क्लियर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, इजी है। डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में शो करना है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस देखे, इसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस देखे। अब देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आपके पास है सपोज एनर्जी E इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी, ऐसा आपके पास दिया। इसमें और घुमा सकते हैं क्वेश्चंस को। तो आपके पास लिखा है फाइंड डायमेंशंस ऑफ a अपॉन बी के डायमेंशंस फाइंड करो। तो पहले a और b के फाइंड करने पड़ेंगे। x क्या है इस पे? x है इसमें डिस्प्लेसमेंट, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और e क्या है? एनर्जी। ठीक है, तो ax स्क्वायर के जो डायमेंशंस होंगे, ax स्क्वायर के डायमेंशंस वो एनर्जी के डायमेंशन के इक्वल होंगे, और एनर्जी के क्या होंगे? ml2 t माइनस टू, ml2 t माइनस टू, ये एनर्जी के डायमेंशंस है। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट L2 नीचे निकल गया, तो a के डायमेंशंस क्या बनेंगे? L2 यहाँ चले गया, L2 कैंसिल, mt माइनस टू, a के डायमेंशंस बनेंगे mt माइनस टू। सिंपल है ना, बन गए a के डायमेंशंस। अभी b के निकालते हैं। b तो डायरेक्ट है, b के जो डायमेंशन होंगे, b के साथ और है कुछ नहीं, b के जो डायमेंशन होंगे वही एनर्जी के डायमेंशंस जो होंगे वही b के होंगे। तो b के कितने होंगे? ml2 t माइनस टू, एनर्जी के ये होते। आपको फाइंड करना है a अपॉन बी, इनको डिवाइड कर दो, a अपॉन बी, तो डायमेंशन भी डिवाइड हो जाएंगे। चलिए कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। a अपॉन बी, इनके डायमेंशंस भी डिवाइड हो जाएंगे। mt माइनस टू पर आएगा और नीचे आएगा ml2 t माइनस टू। अब mt माइनस टू कैंसिल, L2 पर निकल गया, तो कितना बचा? L माइनस टू, ये आ गया a अपॉन बी, हो गया। a अपॉन बी कितना आ गया? ये ऊपर निकल गया, L माइनस टू, m कैंसिल, t माइनस टू कैंसिल, तो क्या बचा है? बस L t माइनस टू। तो ऐसे कर लेना आपको, या a इंटू बी आ जाए वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें एक और देखते हैं, बस इसकी प्रैक्टिस करिए, नोट करते रहिए इनको। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपके पास दिया फोर्स F इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी माइनस टी। एक्स डिस्प्लेसमेंट है एंड टी टाइम है सपोज, और आपको फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी के डायमेंशंस फाइंड करो। फिर से वैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ए एक्स के जो डायमेंशंस होंगे वो फोर्स के डायमेंशन होंगे, और फोर्स के क्या होंगे? क्या होते हैं फोर्स के? ml t माइनस टू। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेनी है फोर्स के, एनर्जी के, ये आप कर लेने, बारी बारी यूज करेंगे आप। ठीक है, ml t माइनस टू, ठीक हो गया। अभी देखो x क्या है? डिस्प्लेसमेंट l नीचे चले गया, तो डायमेंशन ऑफ a, ये l नीचे गया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, l कैंसिल, mt माइनस टू, ये किसके डायमेंशन आ गए? a के। अभी b के और c के फाइंड करने हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है। b अपॉन सी माइनस टी के जो डायमेंशंस होंगे वो फोर्स के डायमेंशन होंगे, तो b अपॉन सी माइनस टी ये कंप्लीट डायमेंशंस फोर्स के होंगे, m l t माइनस टू। अब देखिए कैसे निकाले b और c के, तो यहां पे कुछ समझना पड़ेगा आपको। c माइनस टाइम अभी देखा हमने, लिखा भी है, फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ दे हैव सेम डायमेंशंस। तो अगर हम c माइनस टी कर रहे हैं, ये टाइम है, और ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं c माइनस टी, तो इसका मतलब ये भी किसके डायमेंशंस रखता है? टाइम के, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन्हीं का हो सकता है जो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम हो। तो अगर इनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ये टाइम है, तो ये भी टाइम होगा। तो ये एक डायमेंशन किसके रखता है? टाइम के, सिंपल। तो c के डायमेंशंस किसके हो गए? टाइम के। कैसे पता चला? एडिशन सब्ट्रैक्शन तब होगा ना जब डायमेंशन सेम होंगे, तो ये तो टाइम है, तो ये भी क्या होगा? टाइम होगा, सिंपल। ठीक, अब ये टाइम है, ये टाइम है, टाइम माइनस टाइम जीरो सर, नहीं। सपोज ये 10 सेकंड है, ये 5 सेकंड है, लेकिन अभी भी तो 5 सेकंड है नीचे, टाइम तो है नीचे, तो टाइम माइनस टाइम जीरो नहीं होगा, टाइम तो रहेगा ना।
तो ये टाइम है, इसको टाइम के डायमेंशन बना लेता हूं मैं डायरेक्ट, यहां पे b अपॉन ये t हो गया, ठीक हो गया। तो b अपॉन टी इक्वल टू एम एल टी माइनस टू। तो b क्या हो जाएगा, b के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, ये t इधर निकल गया, तो b के डायमेंशन हो गए, b के डायमेंशन हो गए, क्या हो गए b के डायमेंशन, ये t आ गया एम एल टी माइनस वन, ये t पावर 1 था, इधर आ गया माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो b के डायमेंशन क्या हो गए एम एल टी माइनस वन। फिर से देखो क्या हुआ, एक बार फिर आपको डायमेंशन फाइंड करने ए बी और सी के, ए एक्स के डायमेंशन तो फोर्स के डायमेंशन होंगे एम एल टी माइनस टू, तो एल ये था, एल एल कैंसिल एम टी माइनस टू। अब बी अपॉन सी माइनस टी, इसके डायमेंशन भी फोर्स के होंगे एम एल टी माइनस टू। अब हमें यहाँ नीचे चलना है, सी माइनस टी, एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब डायमेंशन सेम होंगे, अगर टाइम है तो ये भी टाइम के डायमेंशन रखता है, तो सी किसके डायमेंशन रखता है, टाइम के, तो टाइम माइनस टाइम जीरो नहीं होगा, टाइम तो रहेगा नीचे, कुछ तो बचेगा, तो टी और ये हो गया बी, तो टी ये बी, तो बी के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, टी इधर निकल गया, तो एम एल टी माइनस वन, ऐसा आप इसको कर सकते हैं, ठीक। एक और फाइनल क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। ओके, आपके पास है एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, सो एक्स डिस्प्लेसमेंट इट इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी अपॉन ई माइनस टी। अब यहां पे क्वेश्चन आपके पास है, देखो सब कुछ आ गया इसमें, ए बी सी डी, आपके पास है क्वेश्चन फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी एंड ई, इन सब के डायमेंशंस फाइंड करो। एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पहले ए से स्टार्ट करते हैं, ए के डायमेंशंस वही होंगे, इन सबको ऐड कर रहे हैं, तो मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी होगा ना जब डायमेंशन सेम हो, तो ए के जो डायमेंशन होंगे वही एक्स के होंगे, एक्स मींस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के क्या होते हैं एल, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है एल। बी टी के डायमेंशंस, बी टी के डायमेंशंस किसके इक्वल होंगे, डिस्प्लेसमेंट के एल, बी टी के डायमेंशंस एल के इक्वल होंगे, टी टाइम इधर नीचे निकल गया ऊपर चले गया, तो बी के डायमेंशंस क्या हो गए, बी के डायमेंशंस हो गए एल टी माइनस वन, बी के क्या आ गए एल टी माइनस वन, कैसे आए, ये टी है ना, ये टी है, इसके डायमेंशन टी होंगे, ये आ गया टी माइनस वन। चलिए सी टी स्क्वायर के डायमेंशंस भी डिस्प्लेसमेंट एल के इक्वल होंगे, ठीक है, ये हो गया सी के डायमेंशन एल के डायमेंशन एल, ये डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन एल अपॉन टी टू, ये टी स्क्वायर था ना टी टू, तो कितना हो गया सी के डायमेंशन एल टी माइनस टू, इसके कितने हो गए एल टी माइनस टू, ठीक। अब डी अपॉन ई माइनस टी के करते हैं, पहले ई के निकाल लेते हैं सीधा, जैसे इससे पहले बताया मैंने, ई के डायमेंशन वही होंगे जो टाइम का है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसके डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होंगे, यहाँ नीचे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ जो टाइम का डायमेंशन है वो इसका होगा, तो मतलब टी, तो यहाँ टी बचेगा, टाइम माइनस टाइम जीरो नहीं होगा, ये 15 माइनस 10 सेकेंड, लेकिन 5 सेकेंड तो बचा, कुछ तो बचा, तो ई के डायमेंशन क्या आ गए टी, तो ये पूरा d अपॉन ई माइनस टी, इसके डायमेंशंस वो होंगे जो डिस्प्लेसमेंट के हैं, कंप्लीट के डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट के होंगे, मींस l, इट इज इक्वल टू l, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसके डायमेंशंस के इक्वल जो कि है l। अब इसके डायमेंशन क्या है, e माइनस टी के, t है, तो d के डायमेंशंस अपॉन ये क्या आ गया t, इट इज इक्वल टू l, तो डायमेंशन ऑफ d के डायमेंशन क्या आ गए, ये इधर चले गया एल टी, डायमेंशन ऑफ d क्या आ गया एल टी, ठीक है। मैं यहाँ ब्रैकेट बना रहा हूँ, आप सिंपल कर सकते हैं, डी को डी रहने दो, आप ऐसा लिख सकते हैं, देखो ऐसा भी कर सकते हैं, इन सबको ऐसा भी कर सकते हैं, डी अपॉन ई माइनस टी के डायमेंशंस एल, ठीक, ई अपॉन ई माइनस टी के डायमेंशंस क्या है टी, इसके डायमेंशंस टी, तो डायमेंशन एल, तो ये इधर चले गया, एक साथ लिखेंगे एल टी, तो डायमेंशन ऑफ डी क्या आ गया एल टी, ठीक, ऐसा भी आप कर सकते हैं जैसा आप करना चाहें, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशंस, अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, 3 एप्लीकेशंस हमारे पास हैं, तो फर्स्ट एप्लीकेशन टू चेक, इसको नोट करिए, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। कोई इक्वेशन हमारे पास है, वो देखनी है डायमेंशनल करेक्ट है कि नहीं है, ये हम इससे चेक कर सकते हैं। डायमेंशनल करेक्टनेस का मीनिंग क्या है, देखो अभी आ जाएगा। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये तो हम जानते हैं ये करेक्ट है, लेकिन हम इसको डायमेंशनली देखना है ये करेक्ट है कि नहीं। तो पहले कोई बात का ध्यान रखिए,
डायमेंशंस आपको ये तो बता देंगे ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये बता देंगे LHS और RHS इक्वल है कि नहीं, वो हम करेंगे अभी, देखो समझ में आ जाएगा। लेकिन डायमेंशंस आपको इसकी डिटेल नहीं देंगे कि यहां पे हाफ आएगा, 2 आएगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम 2mv² लिख दें, जो कि होता नहीं है लेकिन लिख दें, तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट आएगा। ये एक लिमिटेशन है डायमेंशंस की कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं देता है। ठीक है, फिर से देखिए, हम डायमेंशन से ये चेक कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। हम ये नहीं देख सकते कि ये इक्वेशन पूरी तरीके से करेक्ट है या नहीं। समझिए चीजों को, हम ये नहीं देख सकते डायमेंशन की हेल्प से कि ये इक्वेशन पूरी तरीके से करेक्ट है या नहीं, बस हम इक्वेशन करेक्ट होने की एक कंडीशन देख सकते हैं। कैसे, वो अभी समझ में आ जाएगा। देखो क्या करना है इसमें, वो अभी क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन दी k = ½ mv², चेक करो ये सही है या नहीं, डायमेंशनली सही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं इसमें, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। पहले हम लेते हैं LHS, स्टेप नंबर 1 हियर, लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये लेफ्ट हैंड साइड LHS। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास डायमेंशंस है वो क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं, जो एनर्जी के डायमेंशन है, एनर्जी कोई भी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबके डायमेंशन एक जैसे होंगे। क्या होते हैं, ml2T-2। तो LHS के डायमेंशंस ये हो गए। ठीक है, अब RHS के डायमेंशंस देखते हैं। RHS क्या है हमारे पास, ½ mv²। हाफ के तो कोई डायमेंशन नहीं होंगे, हाफ इज कांस्टेंट, इसके डायमेंशन नहीं होंगे। मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, उसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स है ये, ऐसे 2 टाइम्स है ये, ठीक है, 2 टाइम्स है। देखो करते हैं, RHS किसके इक्वल बन जाएगा, इसको ओपन करेंगे, m, इसको 2 टाइम्स कर दीजिए, L2T-2। क्या RHS और LHS इक्वल हैं हियर, LHS इज इक्वल टू RHS, बिल्कुल इक्वल है, ml2T-2, ml2T-2। इट मीन्स हम यहां पे लिखेंगे हेंस द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। सर ये डायमेंशनली करेक्ट क्यों लिख रहे हैं आप, करेक्ट क्यों नहीं लिख रहे डायरेक्ट। देखो समझना, अगर यहां पे ऐसा होता काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2mv², तब भी क्या ऐसा ही आता। यस, 2 के तो डायमेंशन ही नहीं होते, कांस्टेंट के तो डायमेंशन ही नहीं होते। 2mv², 3mv², 4mv², 5mv² होता, तब भी यही आता। लेकिन फॉर्मूला तो ये सही नहीं है ना, फॉर्मूला तो करेक्ट नहीं है। तो जो हम यहाँ पे डायमेंशन की हेल्प से देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो फॉर्मूला करेक्ट होने की तरफ है, लेकिन फॉर्मूला करेक्ट है ये इसका 100% श्योर रिजल्ट नहीं है, 100% श्योर एविडेंस नहीं है। फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन फॉर्मूला करेक्ट है ये कहना गलत है, क्योंकि 2mv² इसमें भी यही होगा, LHS RHS के इक्वल आ जाएगा। तो ओवरऑल ये समझिए, डायमेंशंस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं देता है, क्योंकि वो डायमेंशनलेस होता है, तो यहाँ पे उसको कंसिडर नहीं करेंगे और उसके बारे में कोई आइडिया अपने को नहीं मिल पाता है। तो जो हम यहाँ पे करेक्टनेस चेक कर रहे हैं वो डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर रहे हैं, डायमेंशनल करेक्टनेस, समझ रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, ऐसा समझिए, एक और एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। क्या देखते हैं, फिर से समझिए, डायमेंशनल करेक्टनेस देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो फिर ये क्लियर हो जाएगा आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन करना यही है, LHS देखना है, RHS देखना है। आपके पास क्वेश्चन आया, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला E = mc, वेयर E इज एनर्जी, m इज मास, c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब ये पता है अपने को ये इनकरेक्ट है, लेकिन डायमेंशन से कैसे देखना है। देखो ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं, सपोज आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला आया जो अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं और बोला ये देखो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे करना है। फिर से LHS, लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी क्या होता है, डायमेंशंस ml2T-2। अब RHS पे चलते हैं, RHS मास इंटू c स्पीड ऑफ लाइट LT-1। क्या LHS और RHS इक्वल हैं, नो, LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो हम लिखेंगे हेंस फॉर्मूला इज
फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, ये लिखना है अपने को, डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक, इसका मतलब क्या है? अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो फॉर्मूला तो 100% गलत है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने बताया कि सभी टर्म्स के डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए। यहां पे डायमेंशंस इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, तो फॉर्मूला तो ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है। समझ रहे हैं? ठीक है, अगर फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट आया तो क्या फॉर्मूला सही है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते फॉर्मूला सही है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है। फिर से समझो, देखो फिर से समझो, अगर फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट आया तो 100% हम श्योर हैं कि फॉर्मूला गलत है। लेकिन अगर फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट आया, जैसे k = ½ mv² में डायमेंशनली करेक्ट आया था, k = 2 mv², जो कि होता नहीं है, इसमें भी डायमेंशनली करेक्ट आएगा। फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि फॉर्मूला सही है। फॉर्मूले में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट उसको चेंज कर सकता है, लेकिन फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट का मतलब यह है कि फॉर्मूला ही गलत है, क्योंकि सभी टर्म्स के डायमेंशंस सेम होने चाहिए। ठीक हो गया? अब देखो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेसिस पे और क्लियर हो जाए। करना यही है, LHS लेना है, डायमेंशंस लिखने हैं, RHS लेना है, डायमेंशंस लिखने हैं। अगर LHS RHS के इक्वल है, डायमेंशनली करेक्ट है, इक्वल नहीं है, वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस इसमें कर लेते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। F फोर्स इज इक्वल टू मास वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, F = mv² अपॉन r। ठीक है, ये चेक करो ये करेक्ट है या नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो LHS कितना हो गया अपने पास? फोर्स वो हो गया mLT-2। RHS देखते हैं, RHS क्या होगा? मास मतलब m, वेलोसिटी LT-1, इसका स्क्वायर हो रहा है L2T-2 अपॉन डिस्टेंस L, LL कैंसिल, ये हो गया आपके पास, ये पावर कैंसिल हो जाएगी, mLT-2। क्या LHS और RHS इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल हैं, एज LHS इज इक्वल टू RHS, इट मीन्स फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो पहला वाला डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, चलिए अभी सेकंड वाला देखते हैं, ये वाला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ½ mv² इज इक्वल टू mgh। LHS का देखते हैं पहले, फर्स्ट का ये सॉल्यूशन, ये सेकंड वाला देखते हैं, इसका देखते हैं। LHS है हमारे पास ½ mv², तो LHS के डायमेंशंस कितने हो गए? हाफ के नहीं होंगे, कांस्टेंट है, मास का m, वेलोसिटी LT-1, स्क्वायर हो रहा है L2T-2। ठीक, अब RHS देखते हैं, राइट हैंड साइड इसका हो जाएगा आपके पास mmg। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन कोई भी हो, एक्सेलरेशन के ही डायमेंशन इसमें आएंगे। एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं? LT-2 इंटू h मीन्स L, हाइट, लेंथ के डायमेंशन L आएगा, एक L पहले से है, L2। तो क्या LHS और RHS यहां भी इक्वल हो गए? बिल्कुल इक्वल हो गए, इट मीन्स फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, सेकंड वाला भी करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला। F फोर्स है, S यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, F इज फोर्स, S इज डिस्प्लेसमेंट, और ½ mv² माइनस ½ mu², m मास है, v और u वेलोसिटी है। इसको चेक करिए और बताइए डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। चलिए देख लेते हैं डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। F इज फोर्स, S इज डिस्प्लेसमेंट, ½ m मास, v और u वेलोसिटी। पहले LHS के डायमेंशंस देखते हैं। इट इज इक्वल टू F के डायमेंशंस mLT-2 फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट के L इसके साथ आ जाएगा L2। RHS के देखते हैं। RHS में किसके देखते हैं? पहले RHS में ½ mv² के, ½ mv² के डायमेंशंस देखते हैं। इसका डायमेंशन देखना है, ब्रैकेट लगा दो, हाफ के डायमेंशन तो नहीं होंगे। ठीक है, अभी देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है जो इसके डायमेंशन है वो इसके भी होने चाहिए, वो इसके भी होने चाहिए, क्योंकि इनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इनके डायमेंशंस अलग अलग देखने हैं। पहले ½ mv² के, हाफ के नहीं होंगे, m मास m और वेलोसिटी LT-1, तो L2T-2। ठीक है, सही है, मैच कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब ये RHS 1 ले रहा हूं मैं, RHS 2, इसको ½ mv², ½ mu², u भी वेलोसिटी है, m मास है, u वेलोसिटी, इसका स्क्वायर हो रहा है, तो L2T-2। क्या इक्वल हो रहे हैं? सभी सेम हैं, तो ये फॉर्मूला भी डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, अब एक और देखते हैं, देखो ये वाला m = m0 अपॉन √1 माइनस v अपॉन c²। m0 मास है, m0 रेस्ट मास है। देखिए आइंस्टीन ने बताया था जब किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दो तो उसका मास इंक्रीज होता है,
जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन देखी होगी, ऊपर से कुछ फेंको, पहले मास ज़्यादा दिखाता है। सपोज आपने 2 किलो चीनी ली तो पहले 2.8 kg, फिर वो 2.5, 2.3, 2.2, फिर 2 पे आता है। ठीक, तो आप वेलोसिटी दो तो उसका मास इंक्रीज होता है। ये चेक करना ये रिलेशन करेक्ट है या नहीं। कहीं हमने आइंस्टीन की जो मास की इक्वेशन है विद वेलोसिटी रिलेशन जो है, कहीं वो गलत तो नहीं लिख लिया। चलिए चेक कर लेते हैं। एलएचएस को चेक करेंगे। एलएचएस तो मास है तो सिंपल m, इसका मतलब आरएचएस के डायमेंशंस भी किसके इक्वल आने चाहिए, m के इक्वल। अब आरएचएस पे चलते हैं। m नॉट रेस्ट मास है तो इसके तो m हो गया अपॉन 1 के नहीं होंगे, कांस्टेंट है, अंडर रूट में v वेलोसिटी lt माइनस 1 अपॉन c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये v वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को थ्रो करने की है तो lt माइनस 1, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसका स्क्वायर lt माइनस 1। स्पीड दोनों ही स्पीड lt माइनस 1 होगा, लेकिन इसका स्क्वायर है lt माइनस 1 पावर 2। एक lt माइनस 1 की पावर 1 है, एक lt माइनस 1 की पावर 2 है, तो ये कैंसिल हो गया एक पावर। ठीक हो गया। अब देखो क्या बचा, ये हमारे पास आया m अपॉन, ये हो गया अंडर रूट मीन्स पावर हाफ, तो ये पावर हाफ हो गई। यहाँ पे 1 बचा, 1 के डायमेंशंस नहीं होंगे, ये बचा, ये ऊपर निकल गया, ये हो गया, ये तो 1 बच गया ना, बस ऐसे बच गया। देखो 1 अपॉन अंडर रूट lt माइनस 1, ये बच गया। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, कुछ भी कर लो, क्या कर लो, ये इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये कर लेंगे हम, RHS किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा अब m अपॉन ये ऊपर निकल गया l माइनस 1 t और इसकी पावर हाफ। ठीक है, इसका कुछ भी करो, क्या ये m के इक्वल आने वाला है क्या, नहीं, इसमें तो l भी है और t भी है। LHS और RHS इक्वल नहीं है, LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, फिर से देखो क्या हुआ। अगर देखो पहले LHS और RHS इक्वल नहीं है तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। मतलब हमने आइंस्टीन की जो मास और वेलोसिटी का रिलेशन है वो हमने गड़बड़ कर लिया। m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर। LHS में मास है तो m, RHS में ये मास हो गया m अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर। 1 के डायमेंशंस नहीं होंगे, वेलोसिटी के lt माइनस 1, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम lt माइनस 1 स्क्वायर हुआ, एक पावर कैंसिल हुई, lt माइनस 1 ये ऊपर निकल गया, l माइनस 1 t इसकी पावर हाफ। अब ये कुछ भी कर लो, ये l और t तो रहेगा इसमें, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, डायमेंशनली इनकरेक्ट, कहीं तो गड़बड़ हुई है। सपोज हमें कहा गया भाई गड़बड़ फाइंड करो, कहां पे हुई है। LHS m है, ये मास के साथ रिलेशन है, तो RHS भी m आना चाहिए, इतना पक्का है। ये m कब आएगा, जब ये lt माइनस 1 ना रहे। ये lt माइनस 1 कब नहीं रहेगा, सपोज यहाँ पे lt माइनस 1 2 होता, यहां भी 2 था, दोनों जगह 2 था। ठीक है, दोनों जगह 2 था तो ये कैंसिल होके 1 बन जाता, फिर m आ जाता। तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, ये होना चाहिए v स्क्वायर। ठीक, वैसे ऐसे आएगा नहीं कि भाई कहाँ पे गड़बड़ हुआ है उसको फाइंड करो, अगर आपके पास फॉर्मूला अननोन है तो, लेकिन फिर भी यहाँ पे v स्क्वायर, एक चॉइस तो ये बनती है, एक चॉइस बनती है कि यहाँ पे v होता, यहाँ पे c होता, ये भी बन सकती थी, तब दोनों के 1 1 कैंसिल हो जाते, lt माइनस 1 lt माइनस 1। लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाना, इतना नहीं आएगा आपके पास, बस ये आएगा डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, इसको फाइंड करो। ठीक है, अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही होता है, m इक्वल टू m नॉट रेस्ट मास अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखो आ ही गया जब। तो आइंस्टीन ने बताया जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करो, कुछ वेलोसिटी दो, v वेलोसिटी दो, तो उसका मास इंक्रीज होता है। एग्जांपल दिया मैंने अभी, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन में कुछ डालो ऊपर से, ये सिंपल बैलेंस है, आपके पास कुछ फेंको तो पहले मास इंक्रीज होगा। तो वो मास आया कहाँ से, उसकी काइनेटिक एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई। खैर ये अलग बात है, वहां पे नहीं जा रहे हैं। तो मास किस रिलेशन से इंक्रीज होगा, m इक्वल टू m नॉट रेस्ट मास, जब वो मूव नहीं कर रहा था, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी क्या है, उसको थ्रो करने की वेलोसिटी, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। फॉर्मूला ये होता है, करेक्ट फॉर्मूला। यहाँ पे आपको v दिया था मैंने फॉर्मूले में पहले, आपने देखा वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो क्या सही होना था, v स्क्वायर, तब ये 1 हो गया। एक चॉइस ये बनती थी c होता, लेकिन नहीं होता है फॉर्मूले में, तो v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इतना आएगा नहीं आपके पास कि कहाँ पे गलत है उसको सही करो, इतना आएगा, डायमेंशनली चेक करो करेक्ट है या नहीं, इनकरेक्ट है या करेक्ट है, इसको चेक करिए। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन ये है डायमेंशंस का। अब देखते हैं सेकंड एप्लीकेशन। ओके, सेकंड एप्लीकेशन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट कन्वर्ट करने में डायमेंशंस का हम यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो जरूरत के हिसाब से अपना हमें यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। जैसे हमें 40 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, बताइए कितना आएगा। तो डायमेंशन की हेल्प से हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, समझिए।
सब उसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। किसी भी क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है, इस मार्कर का जो मेजरमेंट होगा Q, मेजरमेंट Q, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट इज कंटेन्ड, नंबर ऑफ टाइम्स U यूनिट इज कंटेन्ड। ये हमने पहले किया है, याद करो। हमने सपोज इसको मेजर किया और ये आया, हमने सेंटीमीटर में मेजर किया और इसका आया 15 सेंटीमीटर, तो 15N हो गया और सेंटीमीटर यूनिट हो गई। तो 1 सेंटीमीटर इसमें कितने टाइम्स आया है, ये इसका मेजरमेंट होगा। Q इक्वल टू NU, नंबर ऑफ N क्या है, नंबर ऑफ टाइम यूनिट U इज कंटेन्ड इन दिस मेजरमेंट। ठीक है, ये हमने किया है। सपोज हमने यूनिट कन्वर्ट कर दी, पहले यूनिट थी U1, तो जो नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट इज कंटेन्ड आया था वो था N1। हमने यूनिट चेंज कर दी, यूनिट चेंज करके U2 हमने यूनिट ली, मीटर में लिया। अब जो इसका न्यूमेरिक वैल्यू बना वो बना N2, लेकिन मेजरमेंट तो वही रहेगा। समझिए कहने का मतलब क्या है। इस मार्कर का लेंथ है सपोज 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, तो मीटर में कितना हो जाएगा 15/100 मीटर, 15/100 मीटर। लेकिन क्या ये यूनिट चेंज करके बड़ी या छोटी हो गई, नहीं है तो इतनी, तो मेजरमेंट Q ही रहेगा, मेजरमेंट इसका Q ही रहेगा। यूनिट बदलने से न्यूमेरिक वैल्यू बदलती है। सो N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ये ध्यान में रखना है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ठीक, डायमेंशन की हेल्प से कैसे हम इसका यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो देखना है, समझना है, अच्छे से समझना, अच्छे से समझना। सपोज जो यूनिट 1 थी, यूनिट 1 थी, यूनिट 1 जैसे किलोमीटर पर आ रहा है ऐसा, जो यूनिट 1 है उसमें मास A टाइम्स है। ठीक है, इसमें A डायमेंशन है मास के, लेंथ के इसमें B डायमेंशन है और टाइम के C डायमेंशन है, M1 L1 T1 ऐसा। अब जो यूनिट 2 बनी उसमें जैसे यूनिट 2 किलोमीटर से मीटर बन गई, तो मास M2 में कर रहा हूँ, किलोमीटर से मीटर बन गई, R से सेकंड बन गई, और लेंथ को मैं L2 कर रहा हूँ और टाइम को T2। ये चेंज हो रहा है ना, किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया, R सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो L1 L2 में कन्वर्ट हो गया, T1 T2 में। L1 था किलोमीटर, L2 हो गया मीटर, T1 था R, T2 हो गया सेकंड। ठीक है, सो M2 A टाइम्स, L2 B टाइम्स, T2 C टाइम्स यूनिट 2 में। समझिए इसको, समझना, कोई भी क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट यूनिट बदलने से तो बदलेगा नहीं। यूनिट 1 में N1 न्यूमेरिक वैल्यू थी, यूनिट 2 में N2 न्यूमेरिक वैल्यू आई। यूनिट 1 जो है उसमें मास के डायमेंशंस A हैं, A डायमेंशन से मास के, B डायमेंशन से लेंथ के, T डायमेंशन, C डायमेंशन से टाइम के। अब जो यूनिट 2 बनी ये, इसमें A डायमेंशन मास के, B डायमेंशन लेंथ के और C डायमेंशन टाइम के। सर ये डायमेंशंस क्यों नहीं चेंज हुए, इसको थोड़ा समझिए, कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे किलोमीटर था तो यहाँ मीटर स्क्वायर तो नहीं हो जाएगा ना। अगर हम यूनिट बदल रहे हैं, यहाँ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, ये यूनिट बदल रहे हैं ना, हम स्पीड की यूनिट बदल रहे हैं, तो किलोमीटर मीटर स्क्वायर तो नहीं बन जाएगा। इसकी लेंथ हम मीटर में मेजर कर रहे हैं, अगर इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में बोलेंगे, इसकी लेंथ इतनी सेंटीमीटर स्क्वायर है, नहीं। मतलब जो डायमेंशन है मास, लेंथ, टाइम के, वो नहीं बदलेंगे। A का A रहेगा, B का B रहेगा, C का C ही रहेगा। तो यूनिट बदलने से क्या बदलेगा, ये देखिए, यूनिट किलोमीटर मीटर बन गई, मतलब L1 L2 बन गया, L1 किलोमीटर है, L2 मीटर है, R सेकंड बन गया, T1 T2 बन गया, ये बदला। ठीक हो गया, ये समझ आ गया। अब देखो इसको यहाँ फिट करते हैं और देखते हैं N2 किसके इक्वल आएगा। वी हैव टू फाइंड N2, ये न्यूमेरिक वैल्यू इन सेकंड यूनिट, न्यूमेरिक वैल्यू N2 फाइंड करना है। तो N2 किसके इक्वल हो गया, इसको यहाँ कर लेते हैं। N2 विल बी इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2। N2 विल बी इक्वल टू N1, जो पहले न्यूमेरिक वैल्यू रही होगी, जैसे इसमें 40 है। ठीक है, U1 कितना है अपने पास, U1 है M1A L1B T1C। U2 कितना है, M2A L2B T2C। M वालों को एक साथ, L वालों को एक साथ, T वालों को एक साथ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा M1 अपॉन M2A, L1 अपॉन L2B एंड T1 अपॉन T2C। ऐसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, देखो बस हो गया। N1 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू इन फर्स्ट यूनिट, जो पहले रही होगी न्यूमेरिक वैल्यू उसमें, जैसे उस केस में 40। M1 क्या है, जो पहले मास की यूनिट रही होगी, L1 जो पहले लेंथ की यूनिट रही होगी, T1 जो पहले टाइम की यूनिट रही होगी। जैसे वो एग्जांपल दिया, इसको कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, N2 फाइंड करना है, N1 पहले कितना था 40। ठीक है, मास इसमें है ही नहीं, मास तो इसमें है ही नहीं, छोड़ दो, इसको रहने दो। L1 लेंथ पहले क्या था किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर,
बाद में किस में कन्वर्ट करना है, L2, जिसको बाद में बनाना है मीटर में। कितने टाइम्स है ये, 1 टाइम है। कैसे पता चला, इसको ऐसा भी देखो, एक तो देखने से पता लग रहा है 1 है, स्क्वायर नहीं है, ठीक। दूसरा तरीका है इसको फाइंड करने का, ये क्या है, स्पीड। स्पीड मीन्स इसके डायमेंशंस LT-1, तो L इसमें 1 टाइम है, L 1 टाइम है, ठीक है। टाइम पे चलते हैं, पहले क्या था टाइम, R, 1 आवर। टाइम किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, ठीक है, कर दिया। टाइम कितना है, -1, ये C इसमें -1 है, ये LT-1 है ना, -1, ठीक है। अब देखो इसमें आपको थोड़ा करना पड़ेगा कैलकुलेशन। अब N2 = 40, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, किलोमीटर इंटू मीटर मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये 1000 मीटर हो गया अपॉन मीटर, 1 मीटर है ये। R इंटू सेकेंड, मिनट में 60 मिनट, सेकंड में 60 सेकंड्स अपॉन 1 सेकंड, ये सेकंड में हो गया, पावर -1, सेकंड मीटर मीटर गया, तो कितना बचा, ये बचा आपके पास N2 = यहाँ कर लेते हैं, N2 = ये कितना हो गया, 40 इंटू 1000, 40 इंटू 1000। अब देखिए ये -1 है, पावर -1 है, मतलब नीचे आ गई, अपॉन ये -1 है ना, डिनोमिनेटर में चले गया, 60 इंटू 60, तो ये 0000 कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 400/36, 400/36, 200/18, 100/9, तो ये हो गया आपके पास, सही आ रहा है क्या, 0000 बिल्कुल ठीक। 40 × 10 400/36, 400/36, 400, 49, 100/9, 100/9, तो 40 km/h इज 100/9 मीटर पर सेकेंड। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये न्यूमेरिक वैल्यू N2 = N1, M1/M2, नंबर ऑफ डायमेंशंस इन मास, L1/L2 B, T1/T2 C, ऐसे आपको ये यूज करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इसमें कर लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको ये वाला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उसको लिख लेते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसमें कुछ कन्वर्जन करते हैं। देखो कैसे ये कन्वर्जन करना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला जो यूज करना है वो याद कर लेना है, भूल गए तो यहाँ से निकाल लेना, जो मैंने अभी तरीका बताया। तो यूनिट कन्वर्ट करने के लिए हम डायमेंशंस का यूज कर सकते हैं। देखो आपके पास आया फॉर्मूला N2 फाइनल न्यूमेरिक वैल्यू इज इक्वल टू जो पहले रही होगी, M1/M2 A, L1/L2 B एंड T1/T2 C। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक। अब देखो आपके पास सपोज आया ऐसे क्वेश्चन, देखो ऐसे आ जाता है, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। ये जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की, तो एनर्जी की MKS यूनिट जूल है, मीटर किलोग्राम सेकंड वाली जो यूनिट है वो जूल है। वहीं अगर CGS सिस्टम की बात करें, CGS सिस्टम में एनर्जी की यूनिट अर्ग होती है, तो आपको फाइंड करना है 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग, ठीक है। अर्ग किसकी यूनिट, एनर्जी की, किसमें, CGS में, ये किसमें, MKS में। तो पहले डायमेंशंस लेके आना है, एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं, एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं, एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं mL2T-2, ठीक है, ये डायमेंशंस होते हैं। अब देखो कैसे करना है, आपको न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए CGS में N2, N1 कितनी है, 1 जूल को कन्वर्ट करना है, तो ये 1 है, N1 1 है, ठीक है। M1 पहले क्या था, पहले मास किसमें था, अगर एनर्जी की बात करें पहले मास था किसमें, किलोग्राम में, K मास। MKS सिस्टम था, जूल क्या है, MKS सिस्टम, अर्ग क्या है, CGS सिस्टम। M1 क्या है, जो पहले था, पहले मास किसमें था, किलोग्राम में, तो 1 kg, फिर किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम में, 1 ग्राम, और ये आ गया पावर। देखो मास में कितना है यहाँ पे, 1। जो एनर्जी के डायमेंशन है वो है mL2T-2, तो मास पे 1। अब लेंथ देखो L1 जो पहले था किसमें था, मीटर में, अभी किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, L की पावर 2। टाइम देखते हैं, टाइम पहले सेकंड में था, अभी भी सेकंड में 1, ये तो सेकंड ही रखना है, और ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास -2, ठीक है। अब देखो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास किलोग्राम इंटू ग्राम, कन्वर्ट करो 1 kg में कितने ग्राम। अब ये तो याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ये नहीं होगा, ये याद करना पड़ेगा, 10⁻³ ग्राम इन 1 kg अपॉन ये ग्राम में आ गया, ग्राम में, ठीक है। अब ये देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10⁻²100, तो ये सेंटीमीटर। सेकंड तो वैसे ही चलेगा,
ये 1 ही बना, 1/1 टू द पावर -2, तो 1 नीचे लेके आ गए तो वो 1 ही रहेगा, उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक हो गया, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम कैंसिल, तो n2 इज इक्वल टू 1 10 इंटू 10⁻3, ये 10⁻2 है, इसका स्क्वायर हुआ 10⁻4, तो कितना आया, n2 आया आपके पास 10⁻7, 10⁻7। तो 1 जूल हम लिख सकते हैं, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्क। ये हमने कन्वर्ट कर लिया, ये रिलेशन होता है जूल और अर्क में। जूल एनर्जी की यूनिट, एसआई यूनिट एमकेएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में अर्क होती है, तो 1 जूल इक्वल टू हमने फाइंड किया 10⁻7 अर्क, ऐसे कर रहा है। चलिए एक और कर लेते हैं। अब आपके पास आ गया कन्वर्ट 1 न्यूटन, कन्वर्ट 1 न्यूटन, न्यूटन किसकी है, फोर्स की, इनटू डाइन। डाइन क्या होता है, ये डाइन फोर्स की यूनिट है, डाइन फोर्स की यूनिट है सीजीएस सिस्टम में। तो एमकेएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट न्यूटन, आपको कन्वर्ट करनी है सीजीएस सिस्टम में, फोर्स को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यूनिट होती है डाइन। फोर्स के डायमेंशंस देखें तो क्या होते हैं, याद हो जाना चाहिए अब। फोर्स के डायमेंशंस होते हैं mlt-2, mlt-2। ठीक है, अब यहाँ फिट करते हैं इसको फॉर्मूले में, देखते हैं क्या आता है। फॉर्मूला यही इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये यूनिट कन्वर्जन को इजी बना देता है। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। अपने को फाइंड करना है n2, सो n2 इज इक्वल टू n1। पहले कितना था न्यूमेरिक वैल्यू 1, m1 पहले क्या था, पहले क्या था, मास किस में था, किलोग्राम में, किलोग्राम में केजी, मास फिर किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, m की पावर कितनी है यहाँ पे 1, लेंथ किस में थी पहले, मीटर में, फिर किस में कन्वर्ट करनी है, सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर में, लेंथ के लिए कितना 1 यूज़ करना है, 1 फोर्स में 1 होता है, ml/t-2 तो एनर्जी का होता है। टाइम की बात करें, पहले टाइम क्या था, पहले टाइम सेकंड था, अभी भी सेकंड है, पावर कितनी है -2, ठीक है छोड़ दो उसको, पावर कुछ भी हो तो 1 1 है। ये कितना हो गया 1 kg इंटू ग्राम 10⁻3, मीटर इंटू सेंटीमीटर में डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाहर आके देखो, ये तो क्या है 1 1 1 ही हो गया, अपॉन 1⁻2 1 स्क्वायर 1 ही हो गया, तो n2 इक्वल टू 10⁻5 हो गया, काम खत्म। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन, ये आगे यूज़ कर सकते हैं आप, आता है कहीं कहीं न्यूमेरिकल्स में, तो इसको ध्यान में रखना है। 1 न्यूटन में कितनी डाइन, 10⁻5, 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन, डाइन ये यूनिट है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। ऐसे ही आप कोई भी आए उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने देखा सेकंड एप्लीकेशन। अब देखते हैं इसका थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन डायमेंशंस का, टू डिड्यूस रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दी और बोला ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो इनके बिटवीन रिलेशन फाइंड करो। चलिए वो भी हम कर सकते हैं, देखो कैसे। सपोज आपको दिया है कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, रेडियस। ठीक है, ऐसा आपको दिया और बोला इनके बिटवीन रिलेशन फाइंड करो, तो इसमें डायमेंशंस का यूज किया जा सकता है। कैसे इसमें डायमेंशंस का यूज करना है वो देखो। पहले जिन पे डिपेंडेंस दिखाई है उनको कंबाइन कर दो, कंबाइन करके क्या मिलेगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी आर। सपोज एम इसमें ए टाइम्स आया है, वी इसमें बी टाइम्स आया है और आर इसमें सी टाइम्स आया है, तो पावर लगा दो। हमें नहीं पता ना कितने टाइम्स आया, तो हमने कहा एम ए टाइम्स आया, वी बी टाइम्स आया और आर सी टाइम्स आया। इसको जब ओपन करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ओपन करेंगे, कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया सपोज के, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया हम इसको लेते हैं डायमेंशनलेस। कैसा लेते हैं इसको, डायमेंशनलेस। देखिए इसके बाद देखेंगे डायमेंशन की एक लिमिटेशन है, अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के डायमेंशंस हुए, हम इसको डायमेंशनलेस लेके चलते हैं, लेकिन इनकेस डायमेंशंस हुए तो फिर हमारा ये रिलेशन बदल जाएगा, फिर नहीं कर सकते, फिर हम रिलेशन नहीं बना सकते। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास गिवन है कि फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो बोला इनके क्या रिलेशन है, इनके बिटवीन फॉर्मूला बनाओ, नया फॉर्मूला बनाओ। तो नया फॉर्मूला हम डायमेंशन की हेल्प से बना सकते हैं, लेकिन कब, जब डायमेंशनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको डायमेंशनलेस लेके चलें। अगर इसके डायमेंशंस हुए जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम ले रहे हैं, तो फिर ये नहीं हो सकता काम। ठीक है, तो यहाँ पे एम ए टाइम्स, वी बी टाइम्स एंड आर सी टाइम्स आया। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है दोनों साइड डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए, जो इसके डायमेंशंस वो इधर भी डायमेंशंस होने चाहिए। फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, फोर्स के डायमेंशंस होते हैं mlt-2, इट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के, उसको छोड़ दो, उसके डायमेंशन नहीं है, वो डायमेंशनलेस है, मास के ए, मास ए टाइम्स है इसमें। ठीक, वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशंस lt-1 कितने टाइम्स, b टाइम्स,
और लेंथ c टाइम्स, तो मैंने c ऐसे लिख लिया इसमें डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो mlt-2, देखो क्या करना है, कैसे रिलेशन बनाना है, कैसे न्यू फॉर्मूला फाइंड करना है, वो आ जाएगा अभी। देखो इसको कंबाइन करके लिखिए, m a टाइम्स l कितने टाइम्स हो गया, l b भी है l c भी है, तो l हो गया b प्लस c, t में माइनस है b है माइनस b, l हो गया b प्लस c, t हो गया माइनस b, ठीक है। अब दोनों साइड कंपेयर करना है। देखो अगर हम रिलेशन बनाने जा रहे हैं, हमने लिया ये इसके इक्वल है, इसका मतलब इधर डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब m की जितनी पावर इधर है उतनी इधर भी हो, l की जितनी पावर इधर है वो इधर इतनी भी हो, और जिधर इतनी पावर है इधर जितनी पावर है यहाँ इस साइड पावर उतनी ही हो। कंपेयर करो, इसका मतलब a 1 होना चाहिए, b प्लस c 1 होना चाहिए, और b इक्वल टू 2 होना चाहिए, माइनस बी इक्वल टू माइनस 2, मतलब b इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है। b क्या होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, b 2 के इक्वल होना चाहिए भाई। अब देखो हमें ए बी सी फाइंड करना है, 3 वेरिएबल्स आए, ए बी सी फाइंड करना है, b आ गया 2, तो c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा हमारे पास, ये b 2 है, ये इधर चले गया, ये हो जाएगा -1, c कितना हो जाएगा -1, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ए बी सी आ गए, ऐसा करने के बाद अब इस फॉर्मूले में रख दो। सो फोर्स कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हमें नहीं पता कितना है, m टू द पावर a मीन्स 1, v टू द पावर b मीन्स 2, r टू द पावर -1, c है ना, c है पावर -1। सो f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर अपॉन r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, k कांस्टेंट उसमें 1 होता है, ठीक है, m v स्क्वायर अपॉन r, ऐसे हमने फॉर्मूला बना लिया। फिर से k को क्या लिया है, डायमेंशनलेस। तो क्या तरीका है करने का, पहले आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, फोर्स डिपेंड्स ऑन रेडियस, सो एस्टेब्लिश ए न्यू रिलेशन बिटवीन देम यूजिंग डायमेंशंस। सो f is directly proportional to, suppose m is a times, v is b times and r is c times in the formula. So open directly proportional, we get some proportionality constant and we assume that this is dimensionless, this must be dimensionless. So f equal to k m to the power a, v to the power b and r to the power c. In case this is a formula, then according to principle of homogeneity of dimensions of both the sides must be equal. What are the dimensions of force, mlt minus 2, it is so simple. Dimensions of mass am, dimensions of velocity lt minus 1, dimensions of length c. If dimensions are equal, then a must be equal to 1, it has to be equal to 1, b plus c has to be equal to 1 and b is equal to 2. If we put b equal to 2 here, c equal to -1, c equal to -1. Now put a, b and c in the initial formula. m to the power a is 1, v to the power b is 2 and c to the m to the power a is 1, so m 1, v to the power b is 2, v square and r to the power c, r to the power -1, it is -1, take it to the denominator, it will be +1, so f equal to k m v square upon r, ये सिंपल है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो देखो क्वेश्चंस कर लेते हैं, और करेंगे 2-3 क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखो प्रैक्टिस करनी है, बाकी कुछ नहीं है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ही ये समझ में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। इजी है डायमेंशन, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है डायमेंशंस को। डायमेंशंस का हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ईच टर्म के डायमेंशंस इक्वल होते हैं। उसके बाद रिलेशंस, इसके बाद एप्लीकेशंस देखे, एप्लीकेशंस क्या थे हमने देखा, टू चेक करेक्टनेस, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। फिर हमने देखा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब हम देख रहे हैं कैसे रिलेशन बना सकते हैं। सपोज एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके पास है कि काइनेटिक एनर्जी के डिपेंड्स ऑन मास के, ऐसा क्वेश्चन देखो ऐसा रहेगा, k depends upon mass and velocity, ऐसे k depends on mass and velocity, establish a relation between them using dimensions, establish a relation between them using dimensions, ऐसा आपके पास रहेगा, ठीक है। तो कैसे करना है देखो, लिख दो k किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। सपोज मास a टाइम्स आया, और किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। सपोज वेलोसिटी b टाइम्स आई, ऐसा करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ओपन करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। सपोज इट इज k, सो m टू द पावर a, v टू द पावर b। इसके बाद क्या करना है, डायमेंशंस पुट करो। काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस, एनर्जी के डायमेंशंस जो होते हैं वही होंगे ml2 t-2, ठीक है। इट इज इक्वल टू k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, फिर से डायमेंशन लेस लेते हैं इसको, m मास a टाइम्स, वेलोसिटी b टाइम्स, सो l t-1 वेलोसिटी का b टाइम्स, ठीक है।
इनके बिटवीन रिलेशन फाइंड करना है तो डायमेंशंस तो इक्वल होने ही चाहिए अगर रिलेशन आ रहा है इनके बिटवीन तो m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर माइनस b। ओके ठीक है, अब देखिए कंपेयर करिए दोनों साइड। a इक्वल टू, पहले m को कंपेयर करिए, a इक्वल टू क्या होना चाहिए 1, तभी इक्वल होगा। b इक्वल टू क्या होना चाहिए, दोनों से पता लग रहा है, इससे देखो b इक्वल टू 2, इससे t वाले से भी पता लग रहा है b इक्वल टू 2 हो गया। अब a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 आया, फॉर्मूले पे रख दो। सो k विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k m टू द पावर 1 v टू द पावर 2 m v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट m v स्क्वायर। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन रहेगा तो गिवन भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस में गिवन रहता है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1/2 है, तो इसको 1/2 रख सकते हैं। देखिए डायमेंशंस की यही लिमिटेशंस हैं। फॉर्मूला तो हम बना लेते हैं लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में नहीं पता लगता क्या है ये। ठीक है, ये k बस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। वैसे क्वेश्चन अगर दिया है तो कभी कभी गिवन भी रह सकता है कि टेक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1/2, तो ये कितना बन जाएगा हाफ m स्क्वायर। लेकिन नहीं गिवन है, छोड़ दो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k रहने दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया। एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, और कुछ क्वेश्चंस इसमें कर लेते हैं। देखो तरीका समझ में आ गया होगा क्या करना है, और कुछ इसमें देख लेते हैं, तब और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, आराम से। बड़ा अच्छा टॉपिक है डायमेंशंस। देखो आपके पास गिवन है कि पोटेंशियल एनर्जी U, पोटेंशियल एनर्जी U डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिपेंड्स ऑन हाइट, ऐसा गिवन है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिपेंड्स ऑन हाइट, एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन देम। तो कैसे करेंगे, फिर से क्या करना है आपको, इसको ओपन करिए। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k m टू द पावर a, j टू द पावर b, h टू द पावर c। सपोज मास a टाइम्स आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी b टाइम्स आया एंड हाइट c टाइम्स आया। ठीक है, हो गया। इसके बाद इसका देखिए पोटेंशियल एनर्जी, इसके डायमेंशंस ml2 t-2 जो एनर्जी के होते हैं, एनर्जी कोई भी हो डायमेंशन सेम होंगे, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, सबके डायमेंशन सेम होंगे जो एनर्जी है, यही डायमेंशन का इंपॉर्टेंस है। इक्वल टू मास का a, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l t-2 डायमेंशंस, और b इसकी पावर हाइट, इसके डायमेंशंस l, और ये c हो गया। ठीक है, फिर इसको देखो और अच्छे से लिख सकते हैं, ml2 t-2 इट इज इक्वल टू m a टाइम्स है, l b भी है, c भी है, सो l के पास b प्लस c t टू द पावर -2b। ठीक है, अब दोनों साइड कंपेयर करिए, a इक्वल टू क्या आ गया, a इक्वल टू आ गया 1, m को कंपेयर करिए, a इक्वल टू 1, l के साथ देखिए b प्लस c 2 के इक्वल और -2b इक्वल टू -2, मतलब b इक्वल टू क्या आ गया 1, b 1 के इक्वल आ गया, ये कैंसिल हो गया, b 1 के इक्वल आ गया, b 1 के इक्वल आ गया, इसको यहाँ रख दो, c किसके इक्वल आ गया 2 - 1 1, c भी 1 आ गया। ठीक है, अब ये भी आ गया, फाइनल फॉर्मूले पे रख दो, तो u इक्वल टू ये वाले फॉर्मूले पे, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले पे u इक्वल टू k रहने दो, m टू द पावर a 1 है, g टू द पावर b 1 है, h टू द पावर c m g h। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, m g h, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 होता है, तो ये m g h आ गया, बना लिया हमने फॉर्मूला। तो ऐसा न्यू फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल पेंडुलम से। सिंपल ये क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करता है, तो जो इसका टाइम पीरियड है, सपोज क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जिसको मैं ले रहा हूं कैपिटल T। खैर सिंपल पेंडुलम आप पढ़ते हैं आगे क्लास 11th में। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ कितनी है उसकी, उस पर डिपेंड करता है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सपोज के l टू द पावर a, g टू द पावर b, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, l a टाइम्स आ रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी b टाइम्स आ रहा है। ठीक है, टाइम है, ये टाइम पीरियड टाइम ही है, तो इसके डायमेंशन t इक्वल टू लेंथ के a है, और ये हो गया आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का l t-2, और इसकी पावर है b। ठीक है, तो इसको अगर अच्छे से लिखें तो क्या आ जाएगा, t इक्वल टू l कितना बन जाएगा, l बन जाएगा a इधर है, b इधर है, a प्लस b और t टू द पावर -2b। कंपेयर करिए, मास तो इसमें ही नहीं, l को देखिए, l इधर नहीं है तो l की पावर 0 होनी चाहिए, सो a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 0, l नहीं है ना इधर, तो a प्लस बी इक्वल टू 0, और -2b किसके इक्वल होना चाहिए, t इधर 1 है तो -2b इक्वल टू 1। ठीक है,
तो -2 b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू -हाफ आ गया, b इक्वल टू -हाफ यहाँ रख दो, a इक्वल टू +हाफ आ गया, a इक्वल टू ये b -हाफ आया और a इक्वल टू क्या आ गया +हाफ। अब इन दोनों को यहाँ रख दो, t इक्वल टू k l a क्या है हाफ, g क्या है, g के साथ b है, b क्या है -हाफ, हाफ मीन्स अंडर रूट स्क्वायर रूट, सो t इक्वल टू k अंडर रूट l, ये नीचे चले जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना l हाफ अपॉन g हाफ, तो t इक्वल टू k अंडर रूट l अपॉन g। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ये 2 पाई होता है, फॉर सिंपल पेंडुलम इट इज 2 पाई, नहीं गिवन है मत लिखो, गिवन है 2 पाई तो लिखो 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, ऐसा इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं, किसकी, डायमेंशंस की। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा ही तरीका यही है करने का, ऐसा करो। बाकी और एप्लीकेशंस के भी हमने क्वेश्चंस देखे। अब लास्ट में कुछ लिमिटेशंस, जो डायमेंशंस की लिमिटेशंस है, देखिए नथिंग इज परफेक्ट, कुछ तो कमी रह जाती है, तो डायमेंशंस की भी कुछ लिमिटेशंस है, उसको समझ लेते हैं। ओके, फाइनली डायमेंशंस के लिमिटेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना है, 1/2, 2/3, 3/4, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दे पाता है डायमेंशंस। देखिए नथिंग इज परफेक्ट, कुछ तो कमी रह जाती है, तो वही देख रहे हैं। फर्स्ट लिमिटेशन ये है। सेकंड लिमिटेशन, इट इज कॉम्प्लिकेटेड व्हेन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एज डायमेंशंस। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जब हम कोई रिलेशन डिराइव कर रहे हैं तो f इक्वल टू k ऐसा हम लेते हैं, कोई क्वांटिटीज यहाँ आ गई, ये जो k लेते हैं ये कैसा लेते हैं, डायमेंशनलेस। लेकिन सपोज इसके डायमेंशंस हो और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट g हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या इसके अलावा कोई और कांस्टेंट हो जिसके डायमेंशंस हो, तो फिर ये जो रिलेशन है वो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो वहां कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये इसकी एक कमी है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को डायमेंशनलेस लेना पड़ता है। ठीक है। थर्ड लिमिटेशन, फेल्स व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज। सपोज आपके पास दिया है कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, ऐसा आपको दिया, इनके बिटवीन रिलेशन फाइंड करो। तो रिलेशन जो आएगा वो मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में ही आएगा, ऐसा तो नहीं आ पाएगा ना, v इक्वल टू u प्लस at, ये रिलेशन नहीं निकाल सकते इससे। तो सम और डिफरेंस वाला रिलेशन इससे नहीं निकाल सकते, सम और डिफरेंस वाला रिलेशन इससे नहीं आप फाइंड कर सकते हैं। सो इट फेल्स व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज। ठीक है, यहां से ये नहीं निकाल सकते। इसके अलावा जैसे आपके पास है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये एक इक्वेशन होती है। आपके पास दिया s डिपेंड्स, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन एक्सेलेरेशन। तो जो आपका रिलेशन निकलेगा वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में निकलेगा, ऐसे तो प्लस या माइनस में नहीं आ पाएगा, तो ये इसकी एक कमी है। फोर्थ, फेल्स टू डिराइव रिलेशन व्हेन विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इसका कहने का मतलब क्या है उसको थोड़ा समझिए। देखिए ये फेल हो जाता है जब आपके पास ऐसे कुछ रिलेशन हो जिसमें क्या आ रहा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लॉग या कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसा क्यों? सपोज मैंने कहा कोई एक क्वांटिटी है क्यों, वो डिपेंड कर रही है एंगल थीटा पे, इसका रिलेशन बनाइए। क्यों क्वांटिटी डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे, तो क्या थीटा के साथ आप रिलेशन बना सकते? नहीं, क्योंकि थीटा का तो डायमेंशन ही नहीं होता है, एंगल का तो डायमेंशन ही नहीं होता है, तो रिलेशन आप थीटा के साथ एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ये इसकी एक कमी है। थीटा के साथ या लॉग के साथ, कोई क्वांटिटी या लॉग पे डिपेंड कर रही है तो उसका आप बनाइए, कोई रिलेशन बनाइए, फॉर्मूला बनाइए, इसको भी आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लॉग का भी डायमेंशंस नहीं है, तो जिनके डायमेंशंस नहीं है उनके रिलेशन आप नहीं निकाल सकते, उनके बिटवीन रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनका कोई डायमेंशंस नहीं है, लॉग का डायमेंशन नहीं है, एक्सपोनेंशियल टर्म e, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये आप रिलेशन नहीं बना सकते। रिलेशन उसी का तो बनाओगे जिसका डायमेंशंस है। ठीक, तो ये कुछ लिमिटेशंस है, इनको नोट करिए। बाकी आज के लिए इनफ है, प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।